भारत की आजादी के ठीक साल भर बाद एक अमेरिकी विश्लेषक ने रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि एशिया के दो देश भविष्य में महाशक्ति बन सकते हैं, पहला भारत, दूसरा चीन। लेकिन आज असलियत उलट है। दुनिया आज चीन को सुपर पावर कहती है, भारत उसका पीछा करती हुई उभरती शक्ति है। सवाल ये नहीं कि चीन आगे कैसे निकल गया, असली सवाल ये है कि 1947 में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी होने के बावजूद चीन ने ऐसी कौन सी छलांगे मारी जो भारत नहीं मार पाया। और इस सवाल का जवाब आज आपको सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि भारत की पूरी आर्थिक और सामरिक सोच समझने के लिए भी चाहिए। सबसे पहले जरा 1947 का दरवाजा खोलकर देखते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $250 थी। चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम, लगभग $180-190 थी। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क, मजबूत अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, इंडस्ट्री का आधार, मजबूत कानूनी ढांचा, ये सब विरासत में मिला था। चीन के पास लगभग कुछ नहीं था, न मजबूत संस्थाएं, न इंडस्ट्री, ऊपर से गृहयुद्ध और भुखमरी की मार। ये साफ लग रहा था कि भारत चीन से बहुत आगे जाएगा, लेकिन इतिहास ने करवट बदली और चीन की कहानी अचानक एक खतरनाक मोड़ लेती है। 1949 आया और चीन में माओ त्से तुंग सत्ता में आए। उन्होंने कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू की और पूरे देश को एक क्रूर प्रयोगशाला बना दिया। 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक ऐसी योजना चलाई जिसने चीन को बर्बादी में धकेल दिया। गांव में जबरन सामूहिक खेती, घर घर स्टील बनाने की बेसिर पैर की योजना, निजी संपत्ति गांत। नतीजा ये हुआ कि 1958 से 1962 के बीच चीन में लगभग 3 करोड़ लोग अकाल से मर गए। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक है। दूसरी तरफ उसी समय भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हो रही थी। भारत में अकाल की खबरें जरूर थीं, लेकिन चीन जैसा मॉडर्न नरसंहार नहीं। 1960 का दशक आया। चीन सांस्कृतिक क्रांति की आग में जल रहा था। लाखों बुद्धिजीवी मार दिए गए। भारत इस दौरान युद्धों का सामना कर रहा था, लेकिन लोकतंत्र की सांस बची हुई थी। आर्थिक रूप से भारत भी तेजी नहीं पकड़ पाया। 1960-80 का दौर भारत के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का युग था। वृद्धि दर औसतन 3 से 4%। पर चीन इस समय तक बिल्कुल टूटा हुआ देश था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 1978 में चीन के मंच पर आए डेंग शाओपिंग। यह वो क्षण था जब एशिया का भविष्य बदल गया। डेंग ने माओ के सारे क्रूर प्रयोग बंद कर दिए। खुले बाजार, विदेशी निवेश, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, निजी व्यापार को मंजूरी और उत्पादन आधारित विकास, ये सब चीन ने बिजली की गति से लागू किया। 1980 में चीन ने शंजीन नामक एक छोटे से गांव को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। यही मॉडल आगे चलकर चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना देता है। भारत उसी समय लाइसेंस राज, लाल फीताशाही, मनमाने नियम कानून और सरकारी नियंत्रण के जाल में फंसा रहा। विदेशी निवेश एक सपना था। उद्योग लगाने के लिए 80 से ज्यादा लाइसेंस लगते थे। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों भारत को बार बार चेतावनी दे रहे थे कि अर्थव्यवस्था रुक चुकी है। चीन इस बीच दुनिया को सस्ता श्रम और तेज उत्पादन देकर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को अपने तरफ खींच रहा था। एप्पल, नाइकी, सीमेंस, GM, माइक्रोसॉफ्ट सब चीन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फैक्ट्री लगाने लगे। 1991 में भारत ने अपनी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ देखा। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 3 सप्ताह के आयात के बराबर बचा था। देश दिवालिया होने की कगार पर। PM नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने रातों रात लाइसेंस राज खत्म कर दिया। ये वो मोड़ था जिसने भारत को नई धारा दी। लेकिन ध्यान दो, चीन ये सुधार 1978 में कर चुका था। भारत 13 साल लेट था। यही वो गैप है जिसे चीन आज तक कैश कर रहा है। 2000 से 2020 का दौर चीन के लिए गोल्डन एरा बन गया। चीन की अर्थव्यवस्था $14 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच गई, जबकि भारत 3.7 ट्रिलियन के आसपास। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। भारत सेवाओं में जरूर चमका, IT सेक्टर, टेक सर्विसेज, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में चीन को चुनौती नहीं दे पाया। चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना हो गई।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इतना आगे निकला कैसे। असली कारण 3 हैं। पहला ये कि चीन ने सुधार जल्दी शुरू किए, दूसरा ये कि चीन ने उत्पादन आधारित विकास को चुना और भारत सेवाओं पर निर्भर हो गया, तीसरा ये कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था तेज फैसले लेती है, वहीं भारत की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में फैसले धीमे चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीन की व्यवस्था बेहतर है। चीन की व्यवस्था में लोकतंत्र नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और नागरिक अधिकार लगभग खत्म है। आज चीन आर्थिक मोड़ पर खड़ा है, जनसंख्या घट रही है, युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर चल रही है, कंपनियां चीन छोड़कर भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जा रही हैं। भारत इस समय तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। यानी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी डोर भारत के हाथ में है। भारत SEZ मॉडल अपनाकर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर, कौशल प्रशिक्षण मजबूत करके और लोकतंत्र को अपना आधार बनाकर इस मुकाबले को बराबरी पर ला सकता है। और अब UPSC के लिए जरूरी तथ्य दोहराए देता हूं। 1947 में भारत चीन से आगे था। 1978 में डेंग शॉपिंग के सुधारों ने चीन को नई दिशा दी। 1991 में भारत ने सुधार किए, लेकिन देर से। चीन उत्पादन आधारित मॉडल अपनाया, भारत सेवा आधारित। आज चीन की GDP लगभग $17 ट्रिलियन और भारत लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास। चीन की बुढ़ाती आबादी भविष्य में उसके लिए चुनौती है, भारत की युवा आबादी भारत की ताकत। ये तुलना UPSC प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह की गहन विश्लेषणात्मक कहानियां चाहते हैं तो हमारे चैनल UPSC प्रिपरेशन ओनली को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद हमें और ऐसे शक्तिशाली कंटेंट बनाने की ताकत देती है।